हुकूमत तो रिप्रेजेंटेटिव होती है कौम की, लिहाजा अगर कौम में पॉलिटिकल विल हो किसी चेंज को लाने की तो कोई सख्त से सख्त हुकूमत, बड़े से बड़ा डिक्टेटर उसके रास्ते में हायल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में चूँकि मीडिया आज़ाद है और आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं, इसलिए और देयर इज़ ऑलवेज डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन पेरीफ्री ऑफ सेंटर एंड पेरीफ्री ऑफ पेरीफ्री। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ था कैसर पे, और कैसर इस बात पे का जिक्र कर रहे थे कि अब पाकिस्तान में चूँकि मीडिया आज़ाद है और आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं, इसलिए इन प्रॉब्लम्स को जो है किसी हद तक कवर किया जा सकता है। कैसर, क्या कहते हैं आप? मैं बात को वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहां से हमने बात को छोड़ा था। तो मैम ये कह रही थी कि उन्हें हालात को यहाँ पे रह के फेस करना चाहिए था, उन्हें मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो आप देखेंगे, मैं इसके लिए एग्जांपल कोट करूंगा कि अभी पिछले दिनों मीडिया में ये इवेंट रिपोर्ट हुआ है कि पेशावर हाई कोर्ट में एक लेडी को डाइवोर्स लेने के लिए 42 साल लिटिगेशन रही है उनकी। 42 साल बाद उन्हें डाइवोर्स मिली और उनकी एज 70 के लगभग हो चुकी थी उस वक्त। तो ये देखें कि अब ऐसे हालात में जब आपके ऐसा आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आपके लिटिगेशन प्रोसेसेस और आपके कोर्ट्स एंड जस्टिस इतना डिलेड जस्टिस है कि जब अपना मकसद ही खो चुका होता है जस्टिस जब आपको मिलता है। तो ये एक थोड़ी सी बात मैं जो इसको को रिलेट करूँगा, जो प्रोफेसर साहब ने एक बात की थी, जो ये कह रहे थे कि जो है तो कुछ अवामिल हैं जो बाहर भी बैठे हुए हैं जो, तो उसके लिए मैं एक, चूँकि मैं अपनी ही इस्तेलाह यूज़ करूँगा अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि जॉन गाल्टन ने अपना मॉडल दिया था, उसमें उसने कहा था कि देयर इज़ ऑलवेज अ हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन सेंटर ऑफ सेंटर एंड सेंटर ऑफ पेरीफेरी, और देयर इज़ ऑलवेज डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन पेरीफ्री ऑफ सेंटर एंड पेरीफ्री ऑफ पेरीफ्री। तो यह कि कभी भी आपके जो है ना ये लोग मतलब ये जो आपका जो सिस्टम होता है, ये लोग ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम जितने भी कंट्रीज़ में जहाँ भी है, तो दे पीपल आर यूनाइटेड, और ये इनका हमेशा दरमियान हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट होगा, इनके दरमियान कर्टिसी होगी एक दूसरे के लिए, और वो कर्टिसी दूसरे लोगों के लिए या आम लोगों के लिए हरगिज़ नहीं होगी। तो यह है कि आप देखें आपके जो ब्रांड ड्रेन आपके मुल्क से बाहर जा रहा है, प्रोफेसर साहब ने भी बात की, उन्होंने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन की मिसाल दी। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपकी इतना टैलेंट है, इमेंस टैलेंट इन दिस नेशन, कि आप देखें अभी आपका वो लड़का अली मोइन नवाजिश जिसने कैम्ब्रिज की तारीख का रिकॉर्ड बनाया 21 एज लेके ए लेवल्स में, और आज वो भी बाहर चला गया, वो भी बाहर उन्हें स्कॉलरशिप ऑफर की, वो पागल था यहाँ पे रुकता। अब जो उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पे वो जाएगा, अपने एजुकेशन का एक्सप्लोर करेगा, ज़्यादा अपना एक्सपोजर बढ़ाएगा, वो वहाँ पे पढ़ेगा, और मोस्ट प्रोबेबल वो वापस नहीं आएगा। और देखें इसके लिए फिर आप जब ब्लेम करेंगे तो आप सिस्टम को ही ब्लेम करेंगे। HEC ने ब्रांड गेन शुरू किया था, जैसे कि ब्रांड ड्रेन के अगेंस्ट, कि कामयाब नहीं हुआ। क्यों नहीं कामयाब हुआ? HEC ने 1400 स्कॉलर्स बाहर भेजे, उनमें से 1200-1300 के लगभग वापस ही नहीं आए। तो अब जब क्यों वापस नहीं आए, अब देखें जब आप यहाँ से स्कॉलर भेजेंगे तो उनको आपको उसी अंदाज में, जब वो वापस वहाँ से फॉरेन एजुकेशन लेंगे आएंगे तो आपको उन्हीं को उसी अंदाज में सिस्टम उन्हें अब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता, अब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता। आप लोग उनको वो मुहैया ही नहीं कर सकते, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास। अगर आपका एक आदमी है जो लाइक सॉफ्टवेयर में जो है तो PhD करके आ रहा है UK से या USA से, तो अगर आप उसको इक्विपमेंट ही यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर सकते तो उसने यहाँ रह के तो अपना टैलेंट तो नहीं ज़ाया करना, उसने तो फिर बाहर चले जाना है। जो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जो ये रेस्टलेसनेस है, तो है डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है कि आपकी नेशन है, ईगर है, आपकी यूथ ईगर है कुछ करने के लिए, लेकिन आपका सिस्टम उसको अलाउ ही नहीं कर रहा। लेकिन साहब, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका, मौजूदा हुक्मरान या माजी की हुकूमतें? देखिए, आप इसको तारीख़ के आईने में तो देख सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार ठहराना कोई आसान काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब आप हुकूमत की बात करते हैं तो इससे बेहतर ये है कि हम ये सोचें कि कौम इसके लिए ज़िम्मेदार है। सिस्टम्स कौमें डिवाइस करती हैं, हुकूमतें डिवाइस नहीं किया करती। हुकूमत तो रिप्रेजेंटेटिव होती है कौम की, लिहाजा अगर कौम में पॉलिटिकल विल हो किसी चेंज को लाने की तो कोई सख्त से सख्त हुकूमत, बड़े से बड़ा डिक्टेटर उसके रास्ते में हायल नहीं हो सकता। हर डिक्टेटर की डिक्टेटरशिप का वक्त मुकर्रर होता है और उसके बाद उसने इक़्तिदार को छोड़ना ही छोड़ना होता है। ये कौम सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई ज़िम्मेदारी आयद होती है तो तमाम पाकिस्तानियों पर मिन हैसुल कौम आयद होती है। अभी जो बात हो रही थी कि आखिर हम ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को आने ही क्यों देते हैं जो पाकिस्तान के एस्पायरेशंस को समझते नहीं हैं, तो जाहिर है कि कौम भी किसी न किसी तरह से इस खराबी में शरीक हो जाती है जब वो बेहतर लोगों का चॉइस नहीं करती। और मेरा ख्याल है कि अब वक्त इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि बेटर चॉइसेस सामने आएंगे, और हो सकता है कि पॉलिटिकल सेटअप इस तरह से आ जाए कि जो इस तरह के बुनियादी मसाइल पर भी तवज्जो देता हो। ये बहुत बुनियादी मसला है।
वो बड़ी खूबसूरत नज़्म है किसी अंग्रेज़ शायर की कि नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। कौमें सोने चांदी के अंबार से नहीं बड़ी कौमें बनती, अगर पर कैपिटा इनकम पर और करेंसी की कीमत पर कौमें बड़ी होती तो पूरे का पूरा कुवैत अमेरिका के कब्ज़े में ना होता। दुनिया की अमीर तरीन रियासत कुवैत है, अब जो यूएसए से भी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है और उनकी करेंसी की कीमत डॉलर से कई गुना ज़्यादा है, मगर पूरी सल्तनत पर अमेरिका का कब्ज़ा है। पूरी हुकूमत में तब्दीली नहीं आ सकती जब तक अमेरिका की आशीर्वाद ना हो। तो इंसान ह्यूमन रिसोर्स जो है ये सबसे कीमती रिसोर्स है, और पाकिस्तान तो इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत है कि जितना भी ब्रेन आप ड्रेन आउट करते हैं आपको यहाँ फिर एक ब्रेन मिलेगा, बशर्ते कि आप उसको तैयार कर सकें। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान के बनने के दिन से लेकर आज तक जीनियस बच्चों के लिए कोई सिस्टम ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और जब हम जीनियस बच्चों को कॉमनर्स के साथ ज़बरदस्ती बिठा के पढ़ाते हैं तो उनकी हालत उस ओवर साइज़ गरारी की होती है जिसको सिस्टम में आप हथौड़े से फिट करते हैं, मैनुअली चलाते हैं, और जब वो अपनी आउटर शाइन इरेज कर देती है तो सिस्टम में चलने लगती है। वो बच्चे अपनी एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज़ को ज़ाया करने के बाद उसमें सेट हो सकते हैं। बच्चे फिजियोलॉजिकली ज़िंदा होते हैं मगर इंटेलेक्चुअली मर चुके होते हैं जब कॉमनर्स के साथ वो मूव करते हैं। तो हमने तो अपने टैलेंट को ना तलाश करने की कभी जहमत की है, ना हमको बनाने संवारने की कोशिश की है। क्या वजह है कि इंडिजिनसली पाकिस्तान के सिस्टम ऑफ एजुकेशन से आज तक कोई साइंसदान नहीं पैदा हुआ। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जो भी अफराद साइंसदान कहलाने के मुस्तहिक हैं और वो पाकिस्तानी हैं, उनके साइंसदान बनने के अमल में कहीं ना कहीं बैरूनी तालीम का हिस्सा ज़रूर रहा होगा। चलिए इस पर बात आगे करेंगे, लेकिन अभी मैं सेकंड जनरेशन से बात करूंगा। मैडम, ब्रेन ड्रेन से मुआशरे में क्या तब्दीली वाक़या होती है, क्या समझते हैं आप? सबसे बड़ी तब्दीली और सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि हमारे इतने जो टैलेंटेड जो यंगस्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे के सारे दूसरे मुल्क के पास चले जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने भी जिक्र किया, एग्जांपल भी ये दे रहे हैं दूसरी नेशंस की कि फ़लाँ ने ऐसे तरक्की की, फ़लाँ ने ऐसे तरक्की की, चाइना या मलेशिया या जो भी हैं, और उसके बाद फिर आप आइडियलाइज़ भी दूसरे मुल्कों के सिस्टम को कर रहे हैं। तो क्यों आप ख़ुद ऐसी आइडियल सिचुएशन में नहीं जाना चाहते? जब आप लोग आपने एक आसान रास्ता तलाश कर लिया, बस यही एक स्केप है, अवॉइड करो, मत डलो टेंशन में, जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है वो निकल जाए। ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। वही बात है, इसमें हमारा पॉलिटिकल सेटअप भी आ जाता है, हमारी सारी नेशन आती है, और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फर्स्ट जनरेशन, आई एम सॉरी, ये जो न्यू जनरेशन, आई थिंक थर्ड जनरेशन जो है, इस पर आती है, क्योंकि इन्होंने एक ट्रेंड सेट करना है। जो हमारे बड़ों ने किया, कुर्बानियाँ दी, मुल्क हासिल किया, सर सैयद अहमद ख़ान ने पहली दफ़ा कौम का लफ्ज़ हमारे लिए यूज़ किया, फिर उन्होंने क्या कहा कि आप लोग क्यों कहते हो हम इंग्लिश ना बोलें, हम स्कूलों में ना जाएं, और उन्होंने कहा कि अपने आप को उनके बराबर लाओ, उस कौम के जो वहाँ पर उस वक्त काबिज थी बरतानवी, उनकी तरफ शिफ्ट ना कर जाओ, कि आप शिफ्ट ना करो, बल्कि उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने आप को लाओ, उनसे कम्पीट करो और उसके बाद अपने आप को प्रूव करो। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, स्कूल की बुनियाद रखी, फिर वो कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बनी, लोगों ने, मुसलमान कौम ने अपने आप को प्रूव किया, उसके बाद उनको एक आइडेंटिटी मिली और फिर हमारा ये मुल्क आया। उसके बाद उन्होंने ट्रेंड सेट किया, हम लोग उसको कुछ तो लेके चलते रहे। कुछ क्या सर ये कोई नाकाबिल हल मसला है कि ब्रेन ड्रेन को रोका नहीं जा सकता? डेफिनेटली रोका जा सकता है। मैंने 2 एग्जांपल्स कोट की। मैम ने जैसे बात की कि उन्होंने कहा कि जनरेशन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है और मैं आइडियलाइज़ कर रहा हूँ दूसरी नेशंस को, तो मैं साथ में रीजंस भी तो बता रहा हूँ कि वो क्यों उन नेशन ने तरक्की की। क्योंकि उन्होंने अपने जो यूथ थे, अपने प्रोफेशनल लोग थे, उनको ज़्यादा फैसिलिटेशन पे वापस लाए। तो आप तो पाकिस्तानी नेशन को ब्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप देखें इसके बावजूद इसके कि जो ऐसे सीवियर इकोनॉमिक कंडीशंस में आपके यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो फॉरेन से पढ़ के जो आपके लिए वापस आते हैं। इवन मैं अपनी यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर्स हैं जो इवन MIT से पढ़ के आए हैं और आके यहाँ पे इवन सर्व कर रहे हैं, और जिनको ऑफर्स हैं वहाँ पे MIT में लेक्चरशिप्स की, लेकिन वो वहाँ पे नहीं पढ़ा रहे, वो पाकिस्तानी कौम को सर्व कर रहे हैं। आप डॉक्टर AQ खान की मिसाल क्यों नहीं लेते कि वो जो उन्होंने आए और उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम सारी ज़िंदगी जो है तो पाकिस्तान आने के लिए बेचैन और बेकरार रहे, लेकिन आपने तो कभी उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब नोबेल प्राइज़ मिल गया तो आपने बड़ी खुशी से एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान का नोबेल प्राइज़ है।
तो यह है कि आप नेशन तो आपकी बिल्कुल इस बात पे, और जो है आपकी यूथ ये कहती है कि वो पाकिस्तान से नहीं जाना चाहती, लेकिन वो तो मैं कि जैसे पहले मैंने गुफ्तगू का आगाज़ ही ऐसे किया था कि जो है तो आपकी नेशन कंपेल हो गई, आपकी यूथ कंपेल है बाहर जाने के लिए। तो आपने एक और बात की कि इफ़ेक्ट्स क्या होंगे जब आपके ब्रेन आपका बाहर चला जाएगा। तो डेफिनेटली होगा कि रैम्पेंट करप्शन, आपकी करप्शन बढ़ेगी। जो लोग हैं जो जिनकी हेजिमनी है, जो बैठे हुए हैं, वो वही बैठे रहेंगे और वही नेपोटिज्म के ज़रिए अपने ही लोगों को ऊपर ले आएंगे। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन होगी आपके कंट्री में, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोग लायक लोग आगे जाएंगे ही नहीं। आप देखें, आप अपने कंपेटिटिव एग्जाम्स को देख लें कि आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स उस स्टैंडर्ड के हैं कि ये लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में, टॉप ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं। तो अगर आप इसके पूरे सिलेबस को और आप इसको पूरा एनालाइज करें तो आप देखें क्या ये स्टैंडर्ड का है कि ये लोग जो ऊपर जाते हैं। आप जस्ट सेकंड डिवीजन ग्रेजुएट को जो है तो आप ब्यूरोक्रेसी में, टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी में ले जाते हैं। तो क्या सेकंड डिवीजन ब्यूरोक्रेट का मेंटल स्टेटस इतना बुलंद होता है कि वो आपकी पूरी गवर्नमेंट मिशनरी को रन करे? और आप टेक्नोक्रेट्स को फेवर ही नहीं कर रहे, आप टेक्नोक्रेट्स को ला ही नहीं रहे। और आप कायद-ए-आज़म ने कहा था कि जो हमारे इन्हीं लोगों से खिताब करते हैं, उन्होंने कहा था कि आप कौम के खादिम बने, ना कि उनके ऊपर रूलर्स बन के बैठ जाएं। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी तो ऐसे समझती है जैसे ये कौम उनकी गुलाम है। और ये तो देखें, वो तो उनकी ट्रेनिंग के दौरान ही उनके जहन में ये बात डाल दी जाती है या उनके दरमियान में, उनके दिमाग में फीड कर दी जाती है कि यू पीपल आर सुपीरियर। वो तो अपने आप को सुपीरियर कास्ट कर रहे हैं। लेकिन उनको सुपीरियर बनाया किसने? आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाना चाहते, मगर आप ऐसी कोई सिचुएशन भी तो क्रिएट नहीं करना चाह रहे ना कि आप यहाँ रहने के लिए या यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए भी तो तैयार नहीं है। आप ऐसा कोई रास्ता भी तो नहीं तलाश कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन पैदा हो गई है। जैसे कैसर ने कहा कि सुपीरियर सर्विसेज में लोग जो होते हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। मैं एक दिलचस्प लतीफ़ा यहाँ कोट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सुपीरियर सर्विसेज में डाक खाने की सर्विस भी है, पुलिस की सर्विस भी है, कंटोनमेंट्स की सर्विस भी है, ऐसी सेर्विसेज भी हैं। एजुकेशन की सर्विस नहीं है। कभी इस पर गौर किया है? क्या सर एजुकेशन को सुपीरियर सर्विस ही नहीं समझा जाता? वही तो मैं बात कर रहा हूँ। आप एजुकेशन तो आपकी प्रायोरिटी कभी रही ही नहीं। आपने तो कभी एजुकेशन पे तो स्पेंड ही नहीं किया। आपने तो एजुकेशन को जो है तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में और सेल्फ फाइनेंस और मेरिट में और कोटा और मेरिट में आपने उलझा के रखा। आप इवन देखें, इस वक्त आपका मिनिस्टर ही नहीं है एजुकेशन का, आपके पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं है एजुकेशन का। आप इससे अपनी इसकी सिंसियरिटी का अंदाज़ा लगा लें अपनी गवर्नमेंट की। आपकी तो प्रायोरिटीज़ एक्स्ट्रा वैकेंशिया पे आप खूब स्पेंड करते हैं। अब तो खैर आप ये नहीं कह सकते क्योंकि अब एजुकेशन मिनिस्टर आ गए हैं, सिविल सोसाइटीज काम कर रही है, हमारी जो एनजीओज हैं वो आई गेस एडवाइजर काम कर रहे हैं। रूरल मिनिस्टर आ गए, तो मिनिस्टर हलफ उठा लिया हुआ है और वो मिनिस्टर है। अच्छा चलें, ओके, आपको मुबारक हो कि फुल टाइम मिनिस्टर आ गए हैं। ओके, आई एम फीलिंग हैप्पी। अच्छा, आप देखेंगे ये आप अपने देखें बीइंग अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, मेरे लिए भी ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग है। आप अपनी बात को कंक्लूड करेंगे ताकि हम मेकन साहब की तरफ आएंगे। मैं इस बात को ऐसे कंक्लूड करूंगा कि बीइंग अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, मेरे लिए भी ये चीज़ बहुत अलार्मिंग है कि आपके लोग मुल्क में छोड़ के जा रहे हैं। मुझे याद है 14 अगस्त आता था तो पूरा महीना सेलिब्रेशन पहले शुरू हो जाया करती थी। झंडे के सामने खड़ा होना, झंडे को सल्यूट करना और वो तराने लगना, और आपके अंदर आप एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन फील करते थे, जो बिल्कुल अब तो मैं कहूँगा कि फास्ट डिमिनिशिंग नेशनलिज्म, आपके अंदर से वो स्पिरिट ही खत्म हो गया। बीइंग अ नेशन हम एक डेड नेशन होते जा रहे हैं। और ये किस वजह से होते जा रहे हैं? कभी आपको उठा के IMF के चुंगल में डाला जा रहा है, कभी आपको वहाँ से उठाते हैं तो कभी वर्ल्ड बैंक के पैरों में ले जाके तो बिठाते हैं आपको, और वहाँ से उठाते हैं तो कभी वैट लगा दिया जाता है, और कभी आप जो विद होल्डिंग टैक्स, और कभी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और मतलब एक तरह का पूरा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम बना के आपको पूरा निचोड़ा जा रहा है। तो फिर तो आपका नेशनलिज्म और आपकी क्या स्पिरिट। और मजे की बात है जी कि इसमें जो मशीर खजाना होते हैं हमारे, वो मशवरा दे रहे होते हैं कि आप ये टैक्स लगा दें और आप IMF की जो शरायत है उनको पूरा कर लेंगे। कभी कोई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं आई कि हम अपने मुल्क को, अपने कौम को दे के आ सकते हैं। People have set our priorities. For us, IMF is important, not Pakistani nation. Like we are devising our policies according to the IMF. We are imposing VAT because like it is the demand of the IMF. तो हमारे तो पॉइंट की तरफ वापस आते हैं। लेकिन साहब सूरत हाल ये है कि आप जब कहते हैं कि जी हमारा नेट नहीं बढ़ रहा, इनकम टैक्स नेट बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों को लाना चाह रहे हैं, भाई किस तरह ज़्यादा लोगों को लाओगे? आपका नेट 100% पॉपुलेशन है। मैं माचिस की डिबिया ख़रीदता हूँ तो उस पर भी मैं सेल्स टैक्स देता हूँ। अगर ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में हम कैसे बदल सकते हैं? अगर हमारे यहाँ ब्रेन होगा तो हमारे इन तमाम मसाइल का हल हमारे पास होगा। एक और वाहिद हल इसका ये है कि हम ब्रेन की इफादियत को रियलाइज़ करें, मेन हैसुल कौम।
और ये जो नेपोटिज्म है इसको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दें। राइट मैन फॉर द राइट जॉब के उसूल पर हम कारबंद हों। अगर किसी मोची के बेटे में टैलेंट मौजूद है कि वो एक टेक्नोक्रेट बन सकता है, तो हमें सिर्फ इस वजह से रास्ता नहीं रोकना चाहिए कि वो मोची का बेटा है, वो एटलीस्ट एक पाकिस्तानी का बेटा है। जब तक हम जहानत की इफादियत को रियलाइज़ करके आपकी कौम ज़हीन अफराद से भरी पड़ी है। मैं समझता हूँ कि दुनिया भर की ज़हीन तरीन कौम है पाकिस्तानी, लेकिन हम टैलेंट को ज़ाय कर रहे हैं। मेकन साहब, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में बहुत गुंजाइश है कि इसके ऊपर मज़ीद बात की जाए और इसको आगे चलाया जाए। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में अपने इस टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे और कोशिश करेंगे कि इस मसले के ऊपर गुफ्तगू की जाए और इसके जो मसाइल हैं उनका हल जो है उसको ढूंढने की कोशिश की जाए। मैं अपने तीनों मेहमानों को, प्रोफेसर एडी मेकन साहब को, मिस अंबर महमूद ख़ान और राजा कैसर साहब हमारे साथ आज मौजूद से क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी से, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए और अपने अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे फिर किसी एक नए ऐसे मसले के साथ जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जान पाएँ कि हमारी नौजवान नस्ल इस प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचती है। और अब तक जो हमने प्रोग्राम्स किए हैं, हमारी नौजवान नस्ल की तरफ से बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है और हम समझते हैं कि मसले अभी इतने गंभीर नहीं हैं, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। आप हमारे साथ रहिएगा, अपनी फ़ीडबैक हमें देते रहिएगा। अगर आप समझते हैं कि किसी स्पेसिफ़िक मसले के ऊपर बात करना लाजमी है तो आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। अभी हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।